गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 9। हम लोग पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि यदि किसी भी बॉडी में मूवमेंट लाना है तो हमें उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करना होगा कि वेन एवर देर इज़ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देर इज़ अ मूवमेंट इन अ बॉडी। यानी बॉडी में जब तक हम फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं बॉडी मोशन में नहीं आता है। लेकिन अब इससे इतर हम लोग थोड़ा सा ये समझेंगे कि अगर कोई बॉडी है, अगर हम इसे ऊपर से नीचे की ओर अगर हम इसे ड्रॉप करते हैं तो यह क्या होता है, यह नीचे की ओर गिर जाता है। इसका मतलब क्या है कि अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसी का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन। और हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। तो ऐसा कहा गया है कि एक बार जो हमारे बहुत ही फेमस इंग्लिश साइंटिस्ट थे इज़ैक न्यूटन महोदय एक बार एप्पल ऑर्चार्ड में सेब के बागीचे में वो आराम कर रहे थे और एक सेब जो है, एक एप्पल जो है, ये उनके ऊपर आकर गिरा। तो उन्होंने कहा कि ये एप्पल जो अर्थ के ऊपर गिरा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अर्थ जो है उस एप्पल को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। इट मीन्स कि देयर इज अ फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स दैट एप्पल टुवर्ड्स इटसेल्फ। उसी तरह आप देखेंगे कि पेड़ से जब पत्ता टूटता है, झड़ता है, तो वह क्या करता है, वह जमीन पर गिरता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस ग्रेविटेशन के कारण ही अर्थ के सरफेस पर जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर जिसे हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो भी एटमॉस्फेरिकल लेयर्स जो है वह भी अर्थ के चारों ओर वो भी ग्रेविटेशन के कारण ही वो जो है अर्थ सरफेस पर बाउंडेड है। उसी तरह जैसे पहाड़ पर से नदी, झरना, नदी का पानी जो बहता है कल कल करता हुआ, वह भी अर्थ के ग्रेविटेशन के कारण ही ऐसा होता है। तो न्यूटन ने इस चीज़ को स्पष्ट किया कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे दुनिया में जितनी भी बॉडीज़ हैं जिनमें कि मास है, वो सब एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो आप हों, हम हों, ये टेबल हो, बेंच हो, ये वॉल है, ये दीवार है, ये ब्लैक बोर्ड है, ये सब के बीच में कहीं ना कहीं एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्सर्ट करता है और दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन। तो आज हम लोग इसी ग्रेविटेशन पर पढ़ेंगे। तो चूंकि न्यूटन ने एक लॉ दिया कि इस ब्रह्मांड में कोई भी बॉडी हो जिसके अंदर में मास हो, वो सब एक दूसरे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, either their masses are small or big, it doesn't matter, there is a force of attraction between those bodies and this force of attraction is called gravitational force। बात समझ में आ गया कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, या इसको ग्रेविटी भी दूसरे अर्थ में कहते हैं। इनफैक्ट होता क्या है कि ये तो सिर्फ अर्थ और ये किसी बॉडी की बात है। किसी पत्थर को अगर हम गिरा रहे हैं तो ये अर्थ है, तो अर्थ को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसी बात नहीं है। इस ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी बॉडी हो जिसको कि मास हो, जरूरी नहीं कि अर्थ है तो अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स है। कोई दो बॉडी, अगर कोई दो पत्थर भी अगर हम ले लेते हैं तो इस दोनों के बीच में भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है और इसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चूंकि अगर मास बहुत छोटा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत कम है। बहुत वीक फोर्स इस छोटे मास वाले बॉडी पर एक्ट करता है जिसका कि हमें पता नहीं चलता है। अगर बहुत ही बड़ा मास हो जाए, बहुत बिगर हो जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सर्ट करते हुए हम देख सकते हैं कोई एक बॉडी अगर छोटा बॉडी है और विद रेस्पेक्ट में, जैसे पत्थर और अर्थ की बात अगर हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इस दोनों के बीच में पत्थर भी अर्थ के ऊपर उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है जितना कि अर्थ जो है उस पत्थर पर, और पत्थर क्या होता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हम पत्थर को अर्थ की तरफ गिरते हुए देखते हैं। तो चूंकि न्यूटन ने एक लॉ दिया, इसी सब चीज़ को अध्ययन करते हुए, इसी सब चीज़ को देखते हुए, रिसर्च करते हुए उन्होंने एक लॉ दिया जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चूंकि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चूंकि ये न्यूटन ने ये दिया है, ऐज़ैक न्यूटन ने, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें क्या है, कहता है कि
इस पूरे यूनिवर्स में कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses। अब देखिए बात को समझिएगा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है कि इस ब्रह्मांड में कि जो मान लेते हैं कोई दो मासेस है, दो मास वाला बॉडी है, अलग अलग मास है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब ये दो बॉडी है, या तो इतनी दूरी पर होगा, इतनी दूरी पर हो, कितनी ही दूरी पर हो, मान लेते हैं। चलिए हम लोग इस चीज़ को एक एग्जांपल के द्वारा मान लेते हैं। कोई बॉडी, ये एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। जरा गौर से इस चीज़ को देखिएगा, ये दो बॉडी है, इसका मास हम लोग मान लेते हैं m1 और इस बॉडी का मास मान लेते हैं हम लोग m2 एंड दीज टू बॉडीज आर सेपरेटेड विद अ डिस्टेंस r। मान लेते हैं कि ये r। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो डिस्टेंस होगा, मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि ये डिस्टेंस जनरली क्या करते हैं लोग कि जैसे ये बॉडी है, इस दो बॉडी के बीच का ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये r। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। डिस्टेंस जब भी ग्रेविटेशन के अंदर में लेंगे आपको मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम, लेकिन यह दिमाग में आपको रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज, यहाँ पर उसका मास केंद्रित होता है, सेंटर ऑफ मास। तो वो कहाँ होता है? इसके सेंटर में होता है, इसके सेंटर में होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर से ये डिस्टेंस लिया इसके सेंटर से और इसके सेंटर से, ये r। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी with a force and this force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between these two bodies। बात समझ में आया? तो इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें, ये चीज है एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। बात समझ आ गया? अब इसी चीज को अगर हम लोग इस तरह अगर लिखना चाहेंगे कि F is directly proportional to the product of their masses m1 into m2, मान लेते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या है? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन है? फोर्स है। वो फोर्स क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस दो बॉडी के बीच में एक्सर्ट कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं कि F इज, अगर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर बनाए तो ये क्या हो जाएगा? 1/r²। ये हमारा आ गया इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट में आप देख सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मास था m1, दूसरा बॉडी का मास था m2, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस यानी m1 इंटू m2, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। एंड दूसरे में हम क्या देख रहे थे? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस बिटवीन देम जहां पर ये दिमाग में रखिएगा कि इसके सेंटर से, इसके सेंटर ऑफ मास जिसको कहते हैं, ठीक है, वहां से वो डिस्टेंस लेना है। ऐसा नहीं कि यहां से डिस्टेंस ले लेना है। अगर ये स्फेयर है तो इसका रेडियस भी इसमें इंक्लूड है, इस स्फेयर का भी रेडियस इंक्लूड है, बाकी यहां से यहां तक का डिस्टेंस। फॉलो कर रहे हैं आप? तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, व्हाट वी गेट? देखते हैं कंबाइन करके। ये हो जाएगा F is directly proportional to m1 into m2 by r²। ये चीज आप देख सकते हैं। अब इसी को अगर हम प्रोपोर्शनल अगर हम बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू, ये है हमारा G, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज m1 m2 by r²। जहां पर ये G जो है ये क्या है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग लिख देते हैं, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मूला क्या बन गया? F इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 बाई r², जहां पर G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं
ये जी जो है कैपिटल जी, बड़ी जी जिसको हम लोग कहते हैं, ये कैपिटल जी जो है वो क्या है कि ना तो जिस मीडियम में वो दो बॉडी रखा गया है ना तो उस मीडियम पर डिपेंड करता है, ना तो उस दो बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, और ना ही उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना जिससे कि वो सेपरेटेड है उस डिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं करता है। यानी कैपिटल जी जिसे हम लोग जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, वो क्या है, ना तो मीडियम पे डिपेंड करता है, ना तो बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, ना तो जो डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज है उस डिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं करता है। चाहे वो दुनिया में, अब जैसे मान लीजिए कि अर्थ सरफेस पर है, अगर कोई टेरेस्ट्रियल बॉडी है, टेरेस्ट्रियल बॉडी क्या हो गया, जो अर्थ सरफेस पर है, सेलेस्टियल बॉडी क्या हो गया, जो आउटर स्पेस में है। तो ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये इसलिए इसको यूनिवर्सल सार्वत्रिक नियम इसलिए कहते हैं कि ये हमारे अर्थ सरफेस पर भी लागू है, टेरेस्ट्रियल बॉडीज पर भी, अर्थ सरफेस से बाहर अगर आउटर स्पेस में जाते हैं जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, तो उन सब पर भी ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लागू होता है। इसीलिए ये न्यूटन महोदय ने जो ये नियम दिया है, जिसे न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं हम लोग, उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये हमारा किसी भी दो बॉडी के बीच में कितना फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, हम ये इस फॉर्मूले से F = G × m1 × m2/r² से हम लोग निकाल सकते हैं। और यहाँ पर ये G, अभी मैंने आपको क्या बताया कि G जो है, जो कैपिटल G जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, वह किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, ये डिपेंड करता है सिर्फ इसके यूनिट पर। अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो अगर G का वैल्यू अगर हम निकालते हैं, अगर मान लीजिए कि इसका अगर मास अगर 1 kg लेते हैं, दूसरा का भी मास अगर 1 kg लेते हैं, और मान लेते हैं ये दोनों बॉडी अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर मास 1 kg है, दूसरे बॉडी का भी मास अगर 1 kg है, और यह दोनों अगर 1 मीटर के डिस्टेंस पर अगर वो सेपरेटेड है, तो वैसी स्थिति में हम क्या देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा कि F = G × 1 × 1/1, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा F = G। तो जितना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, जो वैल्यू होगा, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वैसे दो बॉडी जिसका कि मास 1 kg है और 1 मीटर डिस्टेंस पर वो सेपरेटेड है। अब न्यूटन ने क्या किया था कि जी का जो वैल्यू निकाला था, वो क्या किया था, दो गोल्ड बॉल ले लिया था, स्फेरिकल बॉल, दो हैवी गोल्ड का जो है, ये दो बॉल जो है गोल्ड का बॉल ले लिया 1 kg का, और इसको 1 मीटर के डिस्टेंस पर इसको सेपरेट कर दिया गया। और इस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जब वो मेजर किया ना, तो इस नियम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेजर हो गया, मास हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है, तो जी का जब उन्होंने वैल्यू निकाला ना, तो जी का वैल्यू आ गया हमारा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ये वैल्यू हमारा जी का वैल्यू हो गया। तो ये हमारा ये जो यूनिट आया, ये चीज़ आप यहाँ पर भी पुट कर देंगे आप, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि G = क्या हो जाएगा, F × r² m1 × m2। तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg²। तो यहाँ पर न्यूटन ने गोल्ड स्फेरिकल बॉल के द्वारा जो है जी का वैल्यू जो उन्होंने निकाला 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अब ये जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ये सब जगह सभी मीडियम में कहीं भी आप चले जाओ पूरे यूनिवर्स में, इसका वैल्यू नहीं बदलता। तो यहाँ पर एक प्रश्न भी उभर कर आता है, क्या आता है भाई, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, यानी ये छोटी जी और बड़ी जी, कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है। ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जिसका वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो होता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है व्हेनेवर वेरेवर यू गो, कहीं भी। बात समझ में आ गया। अब ऐसी बात नहीं है। अब क्या होता है, ये देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव। अब ये डिपेंड करता है कि वो मास के ऊपर,
अगर बहुत बड़ा मास होता है, बहुत मास होता है, कई कई गुना अगर मास अगर अधिक हो जाता है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी वो क्या करेगा, ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। तो वैसी स्थिति में जो छोटा मास होगा वो बड़े मास वाले बॉडी की तरफ जो है मूवमेंट करता हुआ दिख जाएगा। लेकिन हम लोग आज सरफेस पर ये यूनिवर्सल ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इतना ही वीक है, इतना ही वीक है। आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर F=g है, अगर सपोज अभी मैंने आपको जैसे बताया ये दो बॉडी है, दोनों का अगर 1 किलोग्राम अगर मास अगर दे दिया जाए और उसका डिस्टेंस अगर 1 मीटर अगर दे दिया जाए, तो वैसी स्थिति में आप देखिए कि F=g होता है, यानी फोर्स बराबर इस स्थिति में क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर हो जाएगा हमारा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन हो जाएगा फोर्स हमारा। तो 10⁻11 का मतलब क्या हो गया, 0.000000011 बार 0 तब जाके 6। सोचिए कि कितना स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस दो बॉडी में। इसीलिए हम लोग को इतना वीक फोर्स एक्सर्ट होता है छोटे बॉडीज में, छोटे मास वाले बॉडीज में, जिसके कारण जो है इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का पता नहीं चलता। लेकिन अगर कोई सेलेस्टियल बॉडीज हो, ग्रह हो, अर्थ है, मून है, सन है, स्टार्स है, बड़ा अगर बॉडी अगर आ जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो फोर्स जो एक्सर्ट होता है इस चीज़ को हम विजुलाइज कर सकते हैं, मूवमेंट को हम देख सकते हैं। करेक्ट। अब अगर आप ये ग्रेविटेशन टॉपिक को अगर आप अच्छे ढंग से समझ गए हैं, तो इस पर बेस्ड हम एक आपको प्रश्न देना चाहेंगे। उस प्रश्न को आप बनाएंगे और ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जब ग्रेविटेशन से रिलेटेड जब हम लोग इस टॉपिक को शुरू कर दिए हैं तो इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन होगा और ये कैलकुलेशन बेस्ड होगा आप जो 7th स्टैंडर्ड में या 8th स्टैंडर्ड में जो एक्सपोनेंट आपने पढ़ा था, साइंटिफिक नोटेशन आपने पढ़ा था, या किसी भी आंसर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्सपोनेंट का पूरा इस्तेमाल करेंगे आप, तभी आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को, आप ग्रेविटेशन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकेंगे। तो अभी मैं एक प्रश्न आपको एक क्लासर के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप देखेंगे और बना के आप एप्रोप्रिएट आंसर जो है आप डिस्प्ले करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट करेंगे, प्रॉब्लम को आप क्रिएट करेंगे, देखेंगे और उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा।